हेलो गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स किस प्रकार से दे रखे हैं, क्या क्या उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो भी सारी उनसे रिलेटेड धाराएं हैं, आर्टिकल्स हैं, उन सभी को हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। तो अगर आप 11th 12th या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट्स वो कंडीशंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, ताकि वो अपने आप को समाज के अंदर डेवलप कर सके। तो उसका मतलब क्या है कि बिना फंडामेंटल राइट्स के कोई भी इंसान अपने आप को किसी भी राज्य के अंदर अपने आप को कभी भी डेवलपमेंट नहीं कर सकता दोस्तों। तो हमारे टोटल जो है ओवरऑल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उन 6 के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले राइट की बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी दोस्तों। तो राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा वो आर्टिकल 14 से लेके 18, धारा 14 से लेके 18 तक जो है पूरी तरीके से राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो हम आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स में आर्टिकल्स पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 14 की दोस्तों। तो आर्टिकल 14 आपसे 2 चीजें बोलता है, एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते हैं कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। तो वही बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ कि अगर कोई भी एक इंसान किसी भी संविधान के किसी भी धारा का उल्लंघन करता है, वॉयलेट करता है, तो ऐसे केसेस में उसको पूरी तरीके से बराबर सजा मिलेगी, चाहे वो एक आम आदमी हो या देश का प्रधानमंत्री हो दोस्तों। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। अगर हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर राष्ट्रपति और गवर्नर्स, ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं दोस्तों जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के दायरे से बाहर आती है। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर और राष्ट्रपति के ऊपर अपने पद पर रहते हुए, अपनी पोस्ट पर रहते हुए कोई भी उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। तो ये बात थी इक्वालिटी बिफोर लॉ की। अब बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की दोस्तों। इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है, हमारा संविधान जो है, इक्वल्स के लिए पूरी तरीके से समान है, लेकिन अनइक्वल्स के लिए समान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इक्वल से थोड़ा कम होते हैं, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल हो गए, सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हो गए, उनका नाम आता है इनमें। तो ये क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ के अंदर यही बात आती है कि हमारा संविधान जो है, जो लोग समाज के अंदर बराबर नहीं है या कमजोर है, उनको कुछ ऐसे प्रावधान बनाता है जिससे कि इन लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि एफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू इस इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ को देखा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है हमारा पूरी तरीके से प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि सरकार को या राज्य को आपके धर्म से, आपकी जाति से, कास्ट आपकी क्या है, आप कहाँ पर आपका बर्थ प्लेस है, क्या आपका जेंडर है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर एक चीज और भी है कि ये आर्टिकल सरकार को किसी भी तरीके से कोई भी खास प्रावधान बनाने से नहीं रोकता है। यहाँ पर खास प्रावधान का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर मतलब ये है कि समाज के अंदर मैंने आपको बताया था, जो लोग पिछड़े हुए लोग हैं, स्पेशली सोशली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, उनके लिए सरकार कोई भी स्पेशल प्रोविजंस को बना सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 की अगर बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 16 हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलता है। इसका मतलब सभी के पास पूरी तरीके से समानताएं हैं, हर तरीके से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसके पास पूरी तरीके से बराबर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पूरी तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मौके मिलते हैं हर एक सिटीजन्स को इन द मैटर्स रिलेटेड टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब सरकार से संबंधित जो भी रोजगार है, जो भी उनके ऑफिस है, उसके अंदर पूरी तरीके से छूट होती है, किसी भी धर्म या जाति के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं होती है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 की अगर दोस्तों हम बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बड़ा सिंपल है कि आर्टिकल 17 पूरी तरीके से छुआछूत को, अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम को एलिमिनेट करता है, दूर करता है। और अगर कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिसेस को करता हुआ पाया जाता है तो उसको कानून के हिसाब से सजा दी जाती है दोस्तों। अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के आखिरी आर्टिकल की। लास्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 की बात करें, इट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब कि सरकार जो है किसी को भी सामाजिक तौर पर
किसी भी तरीके से कोई भी सोशली तौर पर मतलब सामाजिक तौर पर कोई भी स्पेशल टाइटल्स नहीं दे सकती। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस या मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट होती हैं वो मतलब नहीं। यहाँ पे मतलब क्या है कि सामाजिक तौर पर संविधान किसी को भी कोई भी स्पेशल टाइटल्स को देने से रोकता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फंडामेंटल राइट्स की। अगले फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम और काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की दोस्तों। आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 आपको 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है, 6 इंपॉर्टेंट आज़ादियाँ देता है। फटाफट से बात कर लेते हैं उनकी। सबसे पहली जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूरी तरीके से आपको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आप अपनी बात को सरकार के खिलाफ सामने पूरी तरीके से रख सकते हैं। दूसरा जो दूसरी राइट है इसके अंदर वो है टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप कभी भी किसी भी वक्त पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं अपना। कंडीशन क्या है कि आप कोई भी हथियारों को उसके अंदर यूज नहीं करेंगे दोस्तों। तीसरे अगर फ्रीडम की बात करें तो बोलता है टू फॉर्म द एसोसिएशंस एंड यूनियन। आप कोई भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपना कोई भी गठबंधन, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी यूनियन को बना सकते हैं। चौथा जो है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत की ज़मीन पर कहीं भी पूरी तरीके से बिना किसी डर के फ्री तरीके से आप घूम सकते हैं। नेक्स्ट है टू सेटल एनी पार्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के अंदर किसी भी ज़मीन पे जाके रह सकते हैं, बच सकते हैं। और लास्ट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बड़ा सिंपल है कि आप कोई भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। मतलब आपका कोई भी धर्म हो, फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदू हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मीट शॉप नहीं खोल सकते, या आप मुस्लिम हैं तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मूर्ति पूजा या फिर पूजा की सामान को नहीं बेच सकते। तो आपका धर्म आपके ऑक्यूपेशन को किसी भी तरीके से नहीं रोकता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कॉन्ट्रडिक्शंस। क्या है इसका मतलब आपको बताता हूँ। मोटे मोटे तौर पर 3 चीज़ें इसके अंदर। सबसे पहले बात करें, नो पर्सन शैल कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंसान को सज़ा नहीं दी जा सकती है, सिर्फ एक ही केस में सज़ा दी जा सकती है। वो क्या है कि अगर कोई इंसान संविधान का उल्लंघन करता है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब किसी भी इंसान को सिर्फ एक ही क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती है दोस्तों। थर्ड क्या कहता है, नो एक्यूज्ड शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब क्या है इसका दोस्तों? कि किसी भी इंसान को किसी भी ट्रायल केस के अंदर अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो ये था आर्टिकल 20। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 इज टोटली अबाउट द फ्रीडम ऑफ पर्सनल लिबर्टी। ये आपको व्यक्तिगत तौर पर आज़ादी देता है कि आपकी पूरी पर्सनल लिबर्टी है। आप जो खाना चाहें, जहाँ पे रहना चाहें, जो पहनना चाहें, इसके ऊपर सरकार किसी भी तरीके से कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकती दोस्तों। अब बात करते हैं आखिरी आर्टिकल के, इसके आर्टिकल 22 की बात करें तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम के ऊपर थोड़ी सी पाबंदी लगाता है। पाबंदी का मतलब क्या है? यहाँ पर यह तय करता है कि अगर सरकार को किसी भी इंसान के ऊपर शक है कि इससे देश की एकता और अखंडता को कोई भी खतरा हो सकता है, तो ऐसे केस में उस इंसान को गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट, और हम इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फंडामेंटल राइट की। तो अगला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं हमारे आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 की बात करते हैं। इट टॉक्स अबाउट द एबॉलिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बाउंडेज लेबर एंड बैगरी सिस्टम। मतलब क्या कि ऐसी कोई भी प्रथा जो कि इंसानों को, ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन करे, उसको पूरी तरीके से बैन करती है। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बच्चों को खरीदा बेचा जाता है, उस पर रोक लगाती है। बाउंडेज लेबर, बंधुआ मजदूर, ज़बरदस्ती नौकर बना के रखा जाता है, इस चीज़ को भी रोक लगाती है। या बैगरी सिस्टम, तो इन तीनों चीज़ों को ख़त्म करने की बात करता है आर्टिकल 23 दोस्तों हमारा। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 की दोस्तों बात करें, इट टॉक्स अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। ये चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से ख़त्म करने की बात करता है दोस्तों। और इस लॉ के अंदर क्या है, इस आर्टिकल के अंदर क्या है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके से
किसी भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज में या फिर किसी भी माइनिंग सिस्टम में काम नहीं करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले फंडामेंटल राइट की। तो अगला फंडामेंटल राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो हमें पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता देता है दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। तो बात करते हैं आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? ऑल द पर्सन्स हैव इक्वल फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म को पूरी तरीके से आज़ाद है किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए, किसी को भी प्रचार करने के लिए, या कोई भी धार्मिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए दोस्तों। लेकिन शर्त यह है कि किसी को भी धर्म को चेंज करने के लिए या प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। तो अगला आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स। इसका मतलब क्या है कि सभी धर्म के लोग पूरी तरीके से आज़ाद हैं कि वो अपनी धार्मिक जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो अफेयर्स हैं, उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आर्टिकल 27 की। तो आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके अंदर क्या हुआ करता था कि जो भी रूलर आता था तो धर्म के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जजिया टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। लेकिन अब क्या था दोस्तों, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर सरकार किसी भी तरीके से किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी टैक्स को नहीं लगा सकती दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की दोस्तों। तो अगला आर्टिकल 28 कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि किसी भी राज्य के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई भी एक स्पेशल धर्म को लेके उसके हिसाब से पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फंडामेंटल राइट की। तो हमारा अगला फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दोस्तों। इस राइट की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 इससे डील करते हैं दोस्तों। बात करते हैं आर्टिकल 29 की। तो नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय द स्टेट। इसका मतलब दोस्तों बड़ा सिंपल है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी सिटीजन को धर्म या जाति के आधार पर नहीं रोका जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। तो अगला आर्टिकल है 30। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो ऑल द माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर दोस्तों। ये क्या कहता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो सभी अपने कल्चर के हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31 दोस्तों एक अलग फंडामेंटल राइट को बनाता है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। हालांकि अब इस आर्टिकल को इसको फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता है। मतलब जो राइट टू जो हमारा प्रॉपर्टी था उसको पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आखिरी फंडामेंटल राइट की। तो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो यही है। और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट भी बोला जाता है दोस्तों। क्यों बोला जाता है दोस्तों? क्योंकि जो आर्टिकल 32 है इट इनेबल्स द जुडिशरी टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये क्या करता है दोस्तों? इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली अगर किसी भी इंसान का कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है दोस्तों, भले वो सरकार ही क्यों ना करे, अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट किसी भी कंडीशन में वॉयलेट होता है दोस्तों, तो उसके खिलाफ वो सिटीजन कभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो पूरी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है दोस्तों। तो ये मैंने आपसे बात की फंडामेंटल राइट्स के बारे में। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंदर दे रखे हैं दोस्तों और काफ़ी डिटेल में बता रखे हैं। तो हमने काफ़ी डिटेल में बात की इनके बारे में, सभी आर्टिकल्स भी पढ़े हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।